से महबूबा मुफ्ती ने 370 को लेकर इस समय शुरुआत कर दी है। हालांकि शुरुआत कल गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी पार्टियां 370 को लेकर राग दोहराती है वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है। और इसी समय महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं वो भी ये कहती है कि 370 वापस नहीं लौटेगा, और इसी के साथ साथ आजाद साहब भी कहते हैं कि 370 अब जो है वापस नहीं लौटेगा। जी, कश्मीर घाटी में गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब 370 कभी भी लौटकर वापस नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि जो राजनीतिक दल इस समय 370 को बहाल करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं वो केवल झूठे और खोखले वादे हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से यह साफ तौर पर कल कश्मीर घाटी में यह साफ कर दिया गया है कि अब 370 लौटकर वापस नहीं आ पाएगा और कोई भी राजनीतिक पार्टी 370 को अब दोबारा से बहाल नहीं कर सकती है। यह बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद का देखने को मिला है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पर आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती कहती है कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और भाजपा ने ये जो जातियां और इसके साथ साथ ये खत्म करनी है और इस समय 370 की बहाली होगी, ये मेरी सोच है। अब आजाद साहब और भाजपा की सोच अलग हो सकती है। गुलाम नबी आजाद 370 को लेकर यदि ये बयान, और इसके साथ साथ अब पीडीपी ये कहती हुई नजर आ रही है, पीडीपी की जो अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है वो ये कहती है कि 370 की बहाली हो सकती है, मगर उनका ये इस तरह का कहना है जो इस समय ये बयान देती हुई नजर आ रही है। और इसे एक तरफ भाजपा की अगर हम बात करते हैं, भाजपा कहती है कि 370 वापस नहीं लौटेगा, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, वो भी ये कहते हैं कि 370 अब वापस नहीं लौटेगा। मगर अंकुश किस तरह से देखते हैं मौजूदा स्थिति, अब 370 को लेकर लगातार सियासी घमासान, एक तरफ आजाद साहब और एक तरफ महबूबा मुफ्ती, दोनों ये कहते हैं, एक कहते हैं कि 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में बात की जाएगी और एक आजाद साहब कहते हैं कि 370 वापस नहीं आ सकता। देखिए, आजाद साहब का साफ तौर पर बोलना है कि वो जनता को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, जनता को किसी तरह के भी झूठे आश्वासन नहीं देना चाहते हैं। और उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान भी दिया गया है कि मेरे जिंदा रहते पार्टी किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। ये बड़ी बात गुलाम नबी आजाद की तरफ से कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो चाहे कह सकती हैं और सियासत के लिए दरवाजे हमेशा हर पार्टी के लिए खुले हैं। वो चाहे तो किसी प्रकार के भी बयान दे सकती हैं और उनका मानना है कि 370 वापस आएगा। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय सुरेंद्र परिहार भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरह से देख रहे हैं दो बयान? महबूबा मुफ्ती कह रही हैं 370 वापस आएगा, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं पार्टी को गुमराह नहीं करने देंगे, किसी प्रकार से भी जनता को गुमराह नहीं करेंगे और 370 वापस नहीं आने वाला है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है श्रीनगर के अंदर जो है गुलाम नबी आजाद साहब जो है रिलीज कर रहे हैं, चुनाव वैली के अंदर भी रिलीज की, जम्मू के अंदर भी की, और अभी कश्मीर के दौरे पर है। कश्मीर के अंदर जो है लोग से मिल रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं। वहीं पर ये बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया है कि आर्टिकल 370 जो है वापस मैं नहीं ला सकता। क्लियर जो है उन्होंने एक भाषण में कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इसको वापस लाना है तो मुझे 350 से 360 सीटें जो है वो चाहिए। तो ये चीजें जो है इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं झूठ जो है कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान के अंदर जैसे कहा है कि मैं सच की राजनीति करूंगा, तो वो अपोजिट जो है बन जाता है कि वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं और लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ लेकिन सुरेंद्र, झूठे वादे नहीं करना चाहता। आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता। जी, देखिए, जो आर्टिकल 370 है उसकी वो बात करते हैं, पीएचडी में बात करते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे हम। लेकिन आजाद साहब के इस जो है जवाब या इस भाषण के अंदर जो उन्होंने बात कही है कि आर्टिकल 370 वापस कैसे लाया जा सकता है, उन्होंने ये भी बात कही कि मैं पार्लियामेंट में था, मैं छोले वहां पर नहीं बेचता था, मैं पार्लियामेंट चलाता था वहां पर। तो ये बातें भी उन्होंने कही, और इन बातों से क्लियर उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की जनता को बताया है कि आर्टिकल 370 कैसे वापस आ सकता है और आर्टिकल 370 क्या वापस या नहीं।
देखिए, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि आज जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी कोर कमेटी की जो है वो उनकी बैठक है, और एक तरफ अगर हम पीडीपी की बात करते हैं उनकी कोर कमेटी की बैठक आज हुई है, और महबूबा मुफ्ती ने 370 का राग जो है फिर से दोहराया है, क्योंकि आजाद साहब कहते हैं कि 370 नहीं लौटेगा, भाजपा कहती है कि 370 नहीं लौटेगा, मगर जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर उसके साथ साथ अगर हम पीडीपी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, हाल ही में आपने देखा कि 2 रोज पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के निवास पर बैठक हुई। आम जनता को स्पष्ट करें कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत चल रही है, क्या आम जनता को उस चीज की समझ आ पा रही है? देखिए, अगर पीएजीडी की बात करें और उनकी मीटिंग को जम्मू के अंदर जिस तरीके से मीटिंग उन्होंने की, और यहाँ पर जो है ये बातें कही कि आर्टिकल 370 जो है हम वापस जो है लाएंगे, तो वापस कैसे आ सकता है? क्या रीजनल पार्टी के अंदर इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 370 को वापस ला सकते हैं? क्या वो इतनी सारी उनके पास सीटें हैं, क्या वो आर्टिकल 370 को वापस ला सकती हैं? ऐसे जनता के बहुत सारे सवाल हैं, और लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से आर्टिकल 370 की जो है चीजें लिखी गई थी, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो जब आर्टिकल 370 जो है रिवोक हो गया, को लागू करने की बात चल रही है कि आर्टिकल 371 को लागू कर दिया जाए। जी बिल्कुल, शिवसेना ने इसकी बात करी है। यहाँ पर जम्मू में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, और लगातार अभी इसकी बात भी जो है कर रहे हैं कि 371 जो है यहाँ पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जो है हिमाचल के अंदर है और सारी जगहों पर जो है स्पेशल स्टेटस है। तो जम्मू कश्मीर के साथ पहले आर्टिकल 370 था, स्पेशल स्टेटस थी, तो यहाँ पर भी जो है ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ की लैंड, जिसकी वजह से यहाँ की जॉब्स जो है सिक्योर हो, और यहाँ के जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी कुछ हो। नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है बाहर हो जाएंगे, और बाहर के लोग यहाँ पर आकर जॉब्स करेंगे। अंदर बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का जिक्र करना चाहूंगा अनिल मैं, जो कि सीधी रजौरी से सामने आ रही है। रजौरी में आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार रजौरी में एक जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और जिसमें हमने आपको 3 रोज पहले यह खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से रजौरी शहर में धारा 144 लागू की गई थी, और वहां पर बड़े पैमाने में कर्फ्यू जैसे हालात। अगले दिन भी रजौरी में जो है उसी तरह के हालात देखने को मिले, कई दुकानें बंद रही, और इसके बाद वहां पर माहौल जो है वो ना बिगड़े, प्रशासन ने पूरी कोशिश भी की। लेकिन अभी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रजौरी में जो जमीनी विवाद है उसको लेकर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और अंजुमन तजारन है, जिन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम अपनी दुकानें भी खोलेंगे और कमर्शियल काम भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनके द्वारा यह कहा गया है कि हम इस पर सलाह मशवरा करेंगे, और आपसी सलाह मशवरा होने के बाद अगर वो जमीन हमारे हित में नहीं दी गई और वो जमीन वापस नहीं लौटाई गई सरकार की तरफ से, और उस पर अगर निर्माण नहीं हो पाया, तो आने वाले समय में जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। रजौरी से जो इस समय की बड़ी खबर आ रही है अनिल। देखिए, अमूमन अगर हम बात करते हैं इस तरह के मामलों को लेकर, प्रशासन को वहां पर सतर्क होना चाहिए और अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। और मौजूदा स्थिति को आपने देखा कि 2 से 3 रोज पहले राजौरी को धारा 144 में तब्दील कर दिया गया, मगर मौजूदा स्थिति को अगर हम अभी देखते हैं वो धीरे धीरे जो है वो सुचारू रूप से जारी हुई है। और एक बार फिर से इस तरह का ऐलान होना, इस तरह की जानकारी देना, और आम जनता के बीच में इस तरह की एक बार फिर से भावनाओं को बनाना, तो आम जनता इस समय परेशान होती हुई भी नजर आती है। और इसीलिए अंकुश, हम डेट के परिहार में आम जनता तक ऐसी खबरें लाते हैं कि ऐसी खबरों को उनके सामने हाजिर करते हैं, क्योंकि आम जनता तक स्पष्ट हो कि क्या कुछ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर घट रहा है, और जम्मू के अंदर क्या कुछ सियासत से जुड़ी हो, या क्या कुछ पूरे दिन का रोज जो इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम पहले दुकानें बंद रही थी, एक समुदाय की तरफ से दुकानों को बंद रखा गया था, लेकिन इसके बाद इनकी तरफ से अब यह बयान सामने आया है, एक प्रेस नोट जारी करके इन्होंने ये जानकारी देने की कोशिश की है कि हम दुकानें खोलेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम विचार करेंगे, अगर हमारे हित में फैसला नहीं आता है, आने वाले समय में वो जमीन वापस नहीं मिलती है, तो हम बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ अब देखना जरूरी है कि कहीं इस वजह से रजौरी जिला के हालात ना बिगड़ जाएं। हमारे साथ सुलिंदर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं।
सुलिंदर से जानकारी लेंगे। सुलिंदर, क्या जानकारी है इस समय रजौरी को लेकर आपके पास? के अंदर जिस तरीके से जो है जो वहाँ पर जो है इस्लामिक वेलफेयर एसोसिएशन है और अंजुमन तजरन है वहाँ के, वो उन्होंने जो है ऐलान वहाँ पर किया है कि अभी शांति जो है वहाँ पर होगी और अभी सभी दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन साथ में ये भी बताया है कि अगर हमारी जो है जमीनी विवाद वहाँ पर चल रहा था, जिसके चलते वहाँ पर जो है वहाँ पे बंदिशें लगाई गई थी, तो बंदिशों के कारण जो है बहुत सारे लोग परेशानियां वहाँ की उठाई और आज कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा फैसला है और बड़ी चीज जो है सामने आकर की है कि समझौता हम करने की कोशिश जो है करेंगे, लेकिन अगर विवाद आगे बढ़ा तो हम आने वाले टाइम में जो है बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को ये उन्होंने जो है संदेश भी दिया है। क्या लगता है कि इस समय अगर मौजूदा स्थिति को अगर हम देखते हैं, एक तरफ अंजुमन की अगर हम बात करते हैं या फिर इसके साथ साथ आप दूसरे समुदाय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मौजूदा स्थिति सरकार इस समय क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पर? देखिए सरकार की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही अभी कोई विवाद हो ना इससे पहले ही अलर्ट हो गया था और वहां पर जो है उन्होंने धारा जो है लगा ली थी और उसके धारा के चलते कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि समय रहते जो है वहां पर कोई विवाद जो है नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट वहां पर नहीं हुआ। छोटी जो है बातचीत हो रही थी, लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, लेकिन उनको लगा क्योंकि धार्मिक चीजों में आप जानते हैं कि इस तरीके से विवाद जो है बढ़ जाता है, तो वो विवाद ना बढ़े ज्यादा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में या स्टेट से कंट्री में ना चला जाए। क्या लग रहा है अब आपको, क्या लग रहा है अब आपको, हालात जिस तरह के बने हुए हैं, क्या लग रहा है अब आपको कि दोनों समुदाय के लोग बैठकर इसका कोई हल निकल जाएगा और जो जमीन है किसी एक के हित में हो जाएगी और शांतिपूर्वक तरीके से इस मसले को सुलझा दिया जाएगा? देखिए जिस तरीके से चेतावनी जो है वो जो है इन फेडरेशन की तरफ से आ रही है, एसोसिएशन की तरफ से आ रही है कि चेतावनी भी है साथ में कि अगर फैसला नहीं हुआ तो वो फैसले, इसका मतलब कि वो फैसला करना चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। अगर बैठ के कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा आंदोलन भी वो करेंगे, यानी कि आगे अगर फ्यूचर में उनकी बातचीत नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ, तो फ्यूचर में जो है वायलेंस बढ़ेगा। वायलेंस ना बढ़े इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मामले में जो है बड़े संजीदगी तौर पे जो है लेना पड़ेगा और उनसे जो है जो आपस में जो है कोई ना कोई समझौता जो है करवाना पड़ेगा, ताकि जो है हमें कोई वायलेंस आगे देखने को ना मिले। ठीक है सुलेंदर, बने रहिए हमारे साथ और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगली खबर है वो काफी ज्यादा अच्छी खबर है, खुशी देने वाली खबर है और जम्मू वासियों को वो खबर सुनने के बाद राहत भी जरूर मिलेगी, क्योंकि जब जब डेवलपमेंट को लेकर कार्य किया जाता है तब तब हम ऐसी खबरें दिखाने की भी कोशिश करते हैं अपनी जनता को कि जम्मू, खास तौर पर जम्मू में किस तरह की डेवलपमेंट इस समय देखने को मिल रही है, कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और ये पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है, ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 3 महीने के भीतर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक जो निजी निवेश होना है उसके प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे 4400 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जो कि मेडिसिटीज की मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ 38 करोड़ 80 हजार करोड़ रुपए की प्रस्तावों को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है, यानी कि 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव ऐसे हैं जिसको पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। और इसके साथ साथ अब 20,000 करोड़ रुपए के जो नए प्रस्ताव हैं उनको अगले 3 महीने में मंजूरी मिलने वाली है, जिसके बाद अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम देखा जाए तो उसके जो प्रस्ताव आए हैं उस पर जो पैसा खर्च होगा वो लगभग आंकड़ा पहुंच जाएगा 58,000 करोड़ रुपए का। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी डेवलपमेंट के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है और तेजी के साथ की जाए। मेडिसिटीज का जो निर्माण है वो 4400 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए जाने हैं और इसके साथ साथ 58,000 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है जो कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में खर्च की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो माननीय उपराज्यपाल
वो कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, उनकी एक नजर है और पारदर्शिता की नजर के साथ अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हाल ही के दिनों में आपने 2 से 3 रोज देखा होगा कि किस तरह से करप्शन फ्री हो जम्मू कश्मीर विकास की गति की ओर बढ़े। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आतंकवाद की, तो उसको लेकर भी लगातार वो कमर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी हो, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि एक बड़े लेवल पर बिग डेवलपमेंट हो। वो अब धीरे धीरे आने वाले समय में हमारे जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को, लद्दाख वासियों की अगर हम बात करते हैं तो वो आने वाले समय में मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से ये प्रोजेक्ट को लेकर और किस तरह से आपने देखा कि निवेश होने जा रहा है, आप मान के चल सकते हैं कि क्या ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर जो ये दावे किए जाते हैं, इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या आने वाले समय में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये एक बेहतरी होगी कि अगर ये कागज पर ही इसे लागू किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र से ही जानेंगे। सुरेंद्र, क्या लगता है कि जो धरातल पर लागू करना चाहिए उसे लागू किया जा रहा है या फिर कागजों में ही उसे दर्ज किया जाता है? सुरेंद्र, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र, क्या सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुरेंद्र से हमारा इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की लागत से और ज्यादा प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा कदम होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि 44 करोड़ रुपए जो हैं वो मेडिसिटीज के लिए भी लग रहे हैं और इसका भी निर्माण हो रहा है। तो मेडिसिटीज के साथ साथ 38 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है अभी तक प्रस्तावों के लिए खर्च हो चुका है और आंकड़ा जो है 58,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की नजरिए से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में काम तो किया जा रहा है, लेकिन कई विपक्षी दल ये भी कहने से नहीं बचते कि केवल रात के समय में लाइटें दिखाई देती हैं और इसके अलावा जमीनी सत्ता पर किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे पास समय की बेहद कमी है, इस विषय को और ज्यादा इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी होने की वजह से हमें आज का 1:30 का प्रहार यहीं पर खत्म करना होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 1:30 बजे। देखते रहिए जेके चैनल। धन्यवाद।